नमस्कार, मैं अविनाश सैनी और आप देख रहे हैं सारी दुनिया। दोस्तों, केंद्र सरकार एक नई शिक्षा नीति लेकर आई है जिसके बारे में सरकार का कहना है कि ये बहुत ही आगे के विजन को दर्शाने वाली शिक्षा नीति है। इसमें जो शिक्षा का स्वरूप है वो बहुत ज़्यादा एडवांस होने वाला है। बहुत ज़्यादा जो अभी तक शिक्षा में कमियां रही हैं, शिक्षा व्यवस्था में, उन कमियों को दूर करने वाला है। लेकिन दूसरी तरफ बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन हैं, बहुत सारे इंटेलेक्चुअल्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, वो ये मानते हैं कि इस शिक्षा नीति में बहुत सारी खामियां हैं। तो ये जो द्वंद्व है, ये जो विरोधाभास है कि दो तरह की बात की जा रही है समाज के बीच में। इस शिक्षा नीति को सराहने वाले बहुत सारे लोग हैं, जबकि इसको क्रिटिसाइज करने वाले भी बहुत सारे लोग हैं। तो हमारे बीच में इस समय प्रोफेसर प्रमोद गौरी हैं, जो लंबे समय से शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। ज्ञान विज्ञान आंदोलन में वो अगुवा हैं हरियाणा में, और राष्ट्रीय स्तर पे भी एक बड़ी भूमिका में है। तो नई शिक्षा नीति के बारे में उनका क्या कहना है, वो क्या देखते हैं इस शिक्षा नीति में, तो उनसे बात करते हैं। प्रमोद जी, नमस्कार। नमस्कार अविनाश जी। जी। दरअसल आपने बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा आज चर्चा में लाया है। और नई शिक्षा नीति जिसको हम कह रहे हैं, दरअसल ये इसका सही नामकरण जो है वो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है। जी। और इस नीति के ऊपर जो चर्चाएं हैं देश भर में, वो दरअसल 2019 में ही शुरू हो गई थी। जी। मई 2019 में इसका पहला ड्राफ्ट सरकार ने ये कहकर लोगों के बीच में एक तरह से प्रस्तुत किया था कि नई शिक्षा नीति हम लाने जा रहे हैं देश के अंदर, और आप इसके ऊपर कोई भी सुझाव या प्रस्ताव ऐसे दे सकते हैं। तो उसी दौर में हम लोग भी इसके अंदर एक आंदोलन के कार्यकर्ता होने के नाते शिक्षा जगत में एक भूमिका निभाने के एक और साथ और सरोकारों के साथ हम इसके अंदर शामिल हुए थे। और जब वो ड्राफ्ट आया था तो उससे देश को एक उम्मीद भी थी, उम्मीदें थी बहुत सारी कि भविष्य में हमारी शिक्षा किस दिशा में जा रही होगी, क्योंकि 34 साल के बाद ये नीति जो है वो देश के अंदर आई। लेकिन देखने में ये आया कि उस समय बहुत सारे सुझाव दिए भी गए, लोगों के अंदर एक मंथन हुआ, विचार विमर्श हुआ। और लगभग लगभग जो मुझे याद पड़ता है, उस समय सरकार का ही आंकड़ा था कि 2 लाख से ज्यादा सुझाव जो हैं उसमें आए हैं। जी। और बहुत महत्वपूर्ण सुझाव वो थे। इस कारण से ड्राफ्ट जो है वो लगातार रिवाइज तो किए गए, लेकिन रिवाइज्ड ड्राफ्ट्स भी जब हम देखते हैं तो उनके अंदर भी बहुत ज्यादा सुधार की गुंजाइश नहीं दिखाई दी, और आलोचना का जो पक्ष है वो काफी एक तरह से निखर कर सामने आता गया। और अब हम ये कह सकते हैं कि जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है, उसके ऊपर एक स्पष्ट दिशा जो दी जा रही है, उस दिशा के अंदर कुछ निश्चित तौर पे इस प्रकार की बातें जरूर हैं जिनके ऊपर हम दर्शकों को भी बताना चाहेंगे, और हमारे को लगातार इनके ऊपर चर्चा भी करनी पड़ेगी, क्योंकि इसकी खास एक वजह और मैं देखता हूँ। जी। वो वजह दरअसल ये है कि ये जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है, इसको पार्लियामेंट में डिस्कस नहीं किया गया है। और हम्म। आप देखेंगे कि इतनी महत्वपूर्ण एक दस्तावेज जो आगे की 50 साल की कम से कम दिशा तय करेगा, आने वाली पीढ़ियों को एक नए आयाम के साथ जोड़ते हुए नए परिवेश में ले जाने की जो बात कहता है ये दस्तावेज, तो इसमें अगर पार्लियामेंट में डिस्कशन नहीं होता है तो फिर बुद्धिजीवियों के पास, शिक्षाविदों के पास, या शिक्षा कार्यकर्ताओं के पास, या आंदोलनों के, सामाजिक आंदोलनों के व्यक्तियों के पास और कोई रास्ता बचता नहीं है। क्योंकि वहां संसद में अगर बातचीत होती है तो पक्ष और विपक्ष निखर कर आते हैं, और जनमत भी एक तैयार होता है, लोगों को भी एक तरह से कुछ पहलू नजर आने लगते हैं, लेकिन वो सब प्रक्रिया नहीं हुई है। बिल्कुल, मुझे याद आ रहा है कि कोरोना के समय में जब सब कुछ बंद था, उस समय पे ये शिक्षा नीति शायद लागू हुई है, और कैबिनेट ने ही इसको पास किया। उसके बाद संसद में इस पे चर्चा करने का कोई समय ज्यादा नहीं मिला। बिल्कुल आपने सही जानकारी दी, और मैं ऐसा समझता हूं कि इसी कारण से, एक मैं और आपको जानकारी देना चाहता हूं कि इस कारण से ही कम से कम 5 राज्य ऐसे हैं देश के अंदर जो इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति के दस्तावेज को अपने राज्यों में लागू करने के लिए बहुत ज्यादा उत्साह नहीं दिखा रहे हैं। केरल राज्य की अगर हम बात करें तो उन्होंने एक बोर्ड बनाया है, जिसमें एक बहुत बड़े शिक्षाविद जो प्रभात पटनायक हैं, उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई है। उनका कहना ये है, उन्हें ये काम दिया गया है सरकार के द्वारा, केरल की सरकार के द्वारा, कि आप देखिए कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है वो केरल के परिप्रेक्ष्य में
केरल की सामाजिक परिस्थितियों में और जो विकास की दिशा वो लोग बनाना चाहते हैं, उसमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति कहाँ फिट एक तरह होती से फिट होती है या कहाँ खड़ी होगी, खड़ी। ये देखने की बात है। इसी तरह से तमिलनाडु सरकार ने भी ये बात बहुत साफ तौर पे कही है। कर्नाटक सरकार भी इसी मत को लेकर आगे बढ़ रही है, और तेलंगाना ने भी ये एक बात उठाई है कि हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति की समीक्षा करवाएंगे, और समीक्षा के बाद अपने स्थानीय पहलुओं को शामिल करते हुए इसको हम देखेंगे। अभी हम इसको ऐसे के ऐसे लागू नहीं करने जा रहे हैं, और यही बात पश्चिमी बंगाल की सरकार ने भी कही है। तो अगर 5 राज्य है, और आप देखेंगे कि सीधा सीधा एक तरह से इसके अंदर एक राजनीतिक ध्रुवीकरण भी दिखाई देता है, जहां जो केंद्रीय सरकार, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वैसी सरकारें अगर राज्यों के अंदर नहीं है, तो उनके मंतव्य या उनकी जो एक शिक्षा नीति के प्रति जो एक समझ है, वो किसी और प्रकार की दिखाई देती है। तो इससे भी हम अंदाजा लगा सकते हैं कि ये पूरे देश के लिए भले ही कही जा रही है, लेकिन इसके अंदर मत विभिन्नता है तो निश्चित तौर पे। इसमें क्या कमियां आप लोग देखते हैं? ये बहुत महत्वपूर्ण एक बात है। दरअसल क्या है कि अगर शिक्षा नीति का जो ड्राफ्ट आया, मैं थोड़ी सी जानकारी देते हुए अपनी बात को आगे बढ़ा दूंगा। जी। वो शुरुआत का जो ड्राफ्ट था, वो एक्चुअली अगर उसको हिंदी में कहें तो वो लगभग 650 पृष्ठ का एक पूरा का पूरा दस्तावेज था। और साथ में अगर अंग्रेजी ड्राफ्ट की बात मैं करूं, तो वो 484 पेज का ड्राफ्ट था। तो वो बहुत बड़ा एक ड्राफ्ट था, विस्तृत ड्राफ्ट था, उसके अंदर तमाम पक्षों को लेकर आए थे। लेकिन अब जो फाइनल ड्राफ्ट बन के आया, क्योंकि बहस हुई, विचार विमर्श हुआ, और फिर उसको एक तरह से पूरे को एक संक्षेप रूप दिया गया, और अब जो ड्राफ्ट बन के आया है वो अंग्रेजी के अंदर केवल 55 पेजेस का ड्राफ्ट है, और हिंदी का जो ड्राफ्ट है वो 108 पृष्ठों का ड्राफ्ट है। ये जो ड्राफ्ट है, इस ड्राफ्ट का एक खास बुनियादी एक कैरेक्टर मैं आपके साथ साझा करना चाहता जी। हूँ। इसकी जो वो नीति की मूल विशेषताएं बताता है असल में। जी। उन्होंने क्या किया, ड्राफ्ट लिखने वालों ने बड़ी ईमानदारी के साथ अब तक जो हमारी 70 साल में शिक्षा व्यवस्था रही है, भले ही वो स्कूल की शिक्षा व्यवस्था है, कॉलेज की है, यूनिवर्सिटी की है, जो भी जिस भी स्तर की शिक्षा व्यवस्था है, उसमें जो जो खामियां हैं, जैसे मैं उदाहरण के तौर पे अगर आपको बताऊं, तो वो साफ तौर पे ये बात कह रहे हैं कि हमारे यहाँ ड्रॉप आउट की समस्या बड़ी भारी है। एक बार तो एनरोलमेंट हो जाता है बच्चों का, लेकिन उसके बाद बच्चे सस्टेन नहीं करते हैं स्कूलों के अंदर, ड्रॉप आउट हो जाता है। ये बात उन्होंने बाकायदा चिन्हित कर ली। इसके आगे अगर वो बढ़ते हैं, तो वो ये कह रहे हैं, नीति के अंदर ये कहा गया कि ड्रॉप आउट के फिर कारण क्या हैं। ड्रॉप आउट के कारण ये है कि अध्यापकों की भी बहुत ज्यादा संख्या में कमी है। पिछले बिल्कुल। कई कई सालों में अनेक प्रांत इस प्रकार के हैं, हमारा हरियाणा प्रांत भी इस प्रकार की ही श्रेणी में आ गया है, कि वहाँ अध्यापकों की बहुत ज्यादा पोस्टें खाली पड़ी हैं। लेकिन इन रिक्ततियों को भरने के लिए सरकार का कोई किसी प्रकार का डिजाइन समझ में नहीं आता है। तो इस प्रकार की खामियां उस पॉलिसी डॉक्यूमेंट के अंदर बकायदा दर्ज की गई। ये तो बात ईमानदारी की है। पिछली इतने वर्षों के अंदर जो कमजोरियां रही, जो गैप्स रहे, वो उनको लिखा उनको गया, रेखांकित किया। रेखांकित किया गया। दूसरी बात ये भी की गई कि जब कमियां सामने लाई गई, तो फिर ये भी कहा गया कि इन कमियों का उपाय ये है। जैसे एक उदाहरण मैं देना चाहूंगा, हम्म। शिक्षा नीति में ये लिखा गया कि हमें जीडीपी का, यानी ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो होता है हमारा, जी। उसका हमें 6% कम से कम शिक्षा के ऊपर खर्च करना चाहिए। अब ये एक बात कह दी गई है, लेकिन अब ये दो बातें हो गई, यानी कमियां भी बता रहे हैं, उसके उपाय भी कहीं कहीं बहुत अच्छे ढंग से बताने की कोशिश की गई है। लेकिन जो मूल बात है, वो बात यह है कि जब उन उपायों के लिए एक योजना पेश करती है वो नीति, वो सरकार को एक तरह से दिशा निर्देश देती है कि आपको इस प्रकार से इन कमियों को दूर दूर करना है। करने की कोशिश करनी है, तो वहां कमजोरी खुद नीति के अंदर निहित है। वो जी। जो कमजोरी है दरअसल, उसे रेखांकित करना चाहिए। उसके अंदर जैसे ये कहा गया कि जीडीपी का 6% आप करिए, और अध्यापकों की पूरी पदों को भरिए। बन। अब ये सुझाव दिए गए, लेकिन साथ में ये कह दिया गया कि यह जो शिक्षा व्यवस्था है पूरी की पूरी, उस शिक्षा व्यवस्था के अंदर निजी क्षेत्र जो है वो एक बहुत बड़ा रोल अदा करेगा। अब जब निजी क्षेत्र को लाया गया, उसका स्वागत किया गया, उसको पब्लिक सेक्टर के बरक्स खड़ा कर दिया गया एक प्रकार से, उसकी तुलना के अंदर आप देखेंगे कि निजी क्षेत्र जो है वो ये सारी की सारी कमियों को पूरा नहीं करने वाला है। वो लाभ के लिए अपना इन्वेस्टमेंट करता है। आज की बात नहीं है, 1990 के अंदर ही दुनिया भर में बड़े एक तरह से बड़ी निजी पूंजी ने इस बात को रेखांकित कर लिया था कि शिक्षा के अंदर निवेश किया जाना चाहिए। और वो जो निवेश है, वो दरअसल एक तरह से लाभ कमाने की दृष्टि से है, वो पूरे समाज को शिक्षित करने की दृष्टि से नहीं है।
वो इस डायरेक्शन में नहीं लेके जाता है कि सबको शिक्षा और समतामूलक शिक्षा मिले, बल्कि वो एक प्रकार से सेलेक्ट करता है। और ये जो प्राइवेटाइजेशन की दिशा है, ये प्राइवेटाइजेशन की दिशा आज हमारे देश के अंदर, चाहे वो उच्चतर शिक्षा है या वो स्कूली शिक्षा है, उसके अंदर एक बकायदा छांटने का पूरा प्रोसेस दिखाई देता है। तो आप आगे कोई और बात करेंगे तो उसमें हम जी ये प्रक्रिया भी आपको ठोस रूप में बताएंगे कि कैसे घटित हो जी। रही है। लेकिन प्रमोद जी, ये जो निजीकरण का मामला है, ये तो नया मामला नहीं है। ये आपने बहुत ये तो बहुत पहले से चला हुआ है, और पूरे देश में निजीकरण की प्रक्रिया बहुत तेजी से हुई है। वो शिक्षा के क्षेत्र में नहीं है, बहुत सारे क्षेत्रों में है। वो परिवहन के क्षेत्र में है, वो औद्योगिकरण के क्षेत्र में है। तो जब सब जगह प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, तो शिक्षा में उसका क्या नुकसान आप खास तौर पे देखते हैं? ये एक बात है। दो बातें इस संदर्भ में मैं कहना चाहूँगा। एक तो जो परिवहन है या कोई सड़क बनाने का काम है या कोई बिजली प्रदान करने का काम है, उन कामों के साथ कभी भी शिक्षा को किसी भी तरह से हम उसकी तुलना नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ सीधे तौर पे फिर भी अगर सरकार नहीं है तो निजी क्षेत्र है, और निजी क्षेत्र जो है वो उपभोक्ता को कुछ ना कुछ किसी न किसी प्रकार से उनके आपस के संबंध जो हैं वो बाजार के अनुसार तय होते रहें, एक बात है। हालांकि मैं व्यक्तिगत तौर पे तो उसका भी समर्थन नहीं करता हूँ, उसके जी अंदर भी उपभोक्ताओं पर भारी बोझ पड़ रहा है, लेकिन फिर भी वो अलग बात है। अगर हम छोड़ भी दें तो शिक्षा का जो क्षेत्र बनता है, दरअसल वो एक पूरी की पूरी सार्वजनिक क्षेत्र के अंदर उसकी एक जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि शिक्षा एक एक नागरिक का निर्माण कर रही है। वो कोई उपभोक्ता तैयार नहीं कर रही है, वो कोई वस्तु का आदान प्रदान नहीं है। वो वास्तव में आने वाले एक एक तरह से सोच समझ और एक दृष्टिकोण का निर्माण करती है। वो एक एक इंसान को एक मूल्य व्यवस्था प्रदान करती है। तो ये जो मूल्य व्यवस्था प्रदान करने की जो बात है, ये दरअसल हम समझते हैं कि ये राष्ट्र की जिम्मेदारी है, और हर बच्चे को इस अधिकार, ये अधिकार है, जो शिक्षा का अधिकार आया, मौलिक अधिकार आया 2010 में, उसने भी ये कहा कि हर बच्चे को शिक्षा मुफ्त मिलेगी, सार्वजनिक शिक्षा का क्षेत्र होगा, और हर बच्चे की शिक्षा सरकार की गारंटी की जाएगी सरकार के द्वारा। तो ये राइट भी हमें हमने दिया। विचारकों ने भी यही बात बताई है कि शिक्षा का जो क्षेत्र है वो समतामूलक तभी बन सकता है, उसको हर हालत में आपको सार्वजनिक क्षेत्र में ही रखना पड़ेगा। जैसे ही वो निजी क्षेत्र की तरफ शिफ्ट करेगा तो उसके अंदर जो समतामूलक होने का कॉन्सेप्ट है वो पूरा का पूरा ध्वस्त हो जाएगा, और भारी असमानता शिक्षा के अंदर जो बढ़ती जाएगी, क्योंकि निजी क्षेत्र तो साफ तौर पे फीस लेगा, और जी फीस हमारे देश के अंदर करोड़ों बच्चे ऐसे हैं जिनके माँ बाप जो हैं वो फीस उस प्रकार की नहीं दे सकते। तो इसका मतलब साफ हो गया कि उनको आपने 21वीं शताब्दी के अंदर भी शिक्षा से वंचित कर दिया। तो निजीकरण का जो मसला है वो दूसरे क्षेत्रों में अलग है, और शिक्षा के क्षेत्र में इसको किसी भी तरह से स्वीकार्य नहीं बनाया जाना चाहिए। दूसरी बात जो आपने उठाई वो भी सही बात आपने कही है, क्योंकि 1990 के बाद दरअसल शिक्षा के क्षेत्र में एक निजीकरण की मुहिम है, निश्चित तौर पे इससे मना नहीं किया जा सकता है। और अब जो शिक्षा नीति आई है उससे ठीक पहले अगर हम देखें, यानी 2020 से अगर थोड़ा पीछे भी हम चले जाएं, तो हमारी जो खास करके उच्चतर शिक्षा है वो 65% से ज्यादा संस्थाएं जो हैं, यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस की मैं बात कर रहा हूँ, वो ऑलरेडी प्राइवेटाइजेशन उनका हो चुका। लेकिन उसके बावजूद मैं इस बात को जोर दे के कहना चाहता हूं कि जो शिक्षा नीति बनाई गई है जी उसमें तो फिर भी ये स्वीकार तो किया ही गया है कि सार्वजनिक क्षेत्र में होनी चाहिए, जीडीपी का 6% खर्च भी होना चाहिए। इसका मतलब नीति जो निर्धारक लोग हैं या नीति को बनाने वाले जो लोग हैं, उनके जहन में भी कहीं ना कहीं ये बात जरूर है कि सार्वजनिक क्षेत्र को ही बढ़ावा दिया जाना चाहिए। लेकिन पहले से जो नीति चली आ रही थी जिसके अंदर निजीकरण काफी हो चुका है, जो आपने भी कहा, तो उसको और ज्यादा तेज कर दिया गया है, एक बात। और उसको उसके उसके स्वरूप को बदल दिया गया है। पहले कम से कम फॉरेन यूनिवर्सिटीज उस प्रकार की नहीं है हमारे यहाँ, लेकिन अब बड़ी बड़ी फॉरेन यूनिवर्सिटीज का स्वागत किया जा रहा है। और बड़ी फॉरेन यूनिवर्सिटीज जो विदेशी पूंजी के साथ आएंगी, उनको बहुत ही सस्ते दरों के ऊपर तमाम चीजें देकर, और हम जिस प्रकार का एक ढांचा शिक्षा का तैयार करेंगे, तो जाहिर सी बात है कि उसके अंदर हमारे देश का तो 1% बच्चे भी नहीं पढ़ पाएंगे। बाकी के बच्चों को वहां एक प्रकार से एंट्री ही नहीं मिलेगी। भले ही ये सही बात है कि हमारे देश के अंदर और देशों के लोग भी वहां पढ़ने आएंगे, वो उसका एक करेक्टर जरूर बनेगा, लेकिन भारतीय विद्यार्थियों के लिए कम से कम वो शिक्षा जो है वो उपलब्ध नहीं होने जा रही है। हरियाणा में दो योजनाएं बड़ी
चल रही हैं। एक तो योजना है और दूसरा वो क्या कहें कि सरकार की नीति है। तो योजना ये है कि एक चिराग योजना आई है जिसमें अ, जो बच्चे अगर प्राइवेट स्कूल में एडमिशन लेते हैं तो सरकार उनकी फीस देती है। तो इस योजना को बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना सरकार द्वारा कहा जा रहा है, लेकिन आप लोग इसकी आलोचना करते हैं। अब आप देखिए कि ये एक अपने आप में ही एक आश्चर्यजनक बात है। कोई भी सरकार जो है वो जन कल्याण के लिए जब अपनी जिम्मेदारी लेती है और जनता के सामने जाती है कि हम जन कल्याण कर रहे हैं, तो वो कल्याण किस प्रकार का है? वो ये नहीं कर रही है कि स्कूल ज्यादा खोले जाएं। वो ये नहीं कर रही है कि जिन स्कूलों के अंदर पद खाली पड़े हैं उनको भरा जाए, अध्यापक जो हैं वो पूरी तरह से वहाँ रखे जाएं। वो ये नहीं कर रही है कि वहाँ सुविधाओं को बढ़ाया जाए। वो ये नहीं कर रही है कि बड़े बड़े प्राइवेट सेक्टर के जो स्कूल आए हैं उन स्कूलों जैसा इंफ्रास्ट्रक्चर भी वहाँ मुहैया करवाया जाए। ये सब चीजें छोड़कर वो सीधे तौर पे ये कह रहे हैं कि हम आपको पर मंथ कुछ पैसा दे देंगे और आप इसके बदले में प्राइवेट सेक्टर के अंदर जो स्कूल खुले हुए हैं वहां जाकर आप पढ़ लीजिए, लेकिन बाकी की जो हमारी जिम्मेदारियां हैं उससे हमें मुक्त कर दीजिए। यानी सरकार ने जो टीचर देकर, जो अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर देकर, जो तमाम शिक्षा के साथ जुड़े हुए जो बाकी के पहलू होते हैं जिसके अंदर बहुआयामी विकास वो बच्चा करता है, चाहे वो खेल कूद की बात है, चाहे वो सांस्कृतिक कार्यक्रमों की बात है, या वो तमाम बड़े बड़े पुस्तकालय खोलने की बात है, इन सारी चीजों का खर्च बचाकर एक तरह से बच्चे को ये कह दिया कि आपको हम इतने रुपए देंगे। वो शायद उसकी जो अमाउंट है वो पहले सरकार ने 1100 रुपये घोषणा की थी एक बच्चे के जी। लिए, और अब शायद वो और भी कम बता रहे हैं, 800 रुपये या कुछ इस प्रकार की वो अमाउंट है। वो देकर बच्चे को ये कह रहे हैं कि हम आपकी प्रति माह फीस जो है वो प्राइवेट स्कूल के अंदर भर देंगे। यानी ये क्या बात हुई? आप इसको समझ सकते हैं कि किस प्रकार से गरीब के बच्चे जो हैं वो केवल मात्र इतने ही पैसे से प्राइवेट स्कूल की महंगी चीजों को अफोर्ड कर लेंगे। ये केवल जी। मात्र शिक्षा के अंदर फीस का एक छोटा सा अंश है। प्राइवेट स्कूल के अंदर यूनिफॉर्म्स होती हैं, प्राइवेट स्कूल के अंदर महंगी किताबें होती हैं, कुछ और इंस्ट्रूमेंट्स भी बच्चे को खरीदने होते हैं, प्राइवेट स्कूल के अपने कार्यक्रम होते हैं, कुछ वो कई बार टूर्स लेकर जाते हैं तो उसका भी पैसा मांगते हैं। ये तमाम चीजें वो बच्चा कैसे पूरी करेगा? सवाल ये हो गया कि वो यहाँ से भी हटेगा और अल्टीमेटली हमें इस बात का संदेह पूरी तरह से बना हुआ है कि वो ड्रॉप आउट हो जाएगा प्राइवेट स्कूल से भी, वो वहां सस्टेन नहीं कर सकता है वो बच्चा। दूसरी बात मुझे ये लग रही है कि इसमें कि प्राइवेट स्कूल भी सब बच्चों को नहीं लेंगे। वो भी जो सरकारी स्कूल के टॉप बच्चे होंगे, जो क्रीम होंगे, वो उसको अपने यहाँ फिर भी ले लेंगे उस फीस में। लेकिन जो फिर कमजोर बच्चे रह जाएंगे उनके लिए तो सरकारी सिस्टम में कुछ नहीं बचता है। ना टीचर बचते हैं, ना दूसरी चीजें, क्योंकि एक और चीज आ गई है मर्जर के नाम पे, जो स्कूल बंद किए जा रहे हैं। ये आपने बिल्कुल ठीक कहा कि प्राइवेट स्कूल की तो मर्जी है, उसके ऊपर गवर्नमेंट का कोई सीधा तौर पे कोई कंट्रोल नहीं है। तो वो कुछ कुछ बच्चों को हो सकता है कि ले भी लें, लेकिन सभी बच्चों को वो दाखिल नहीं करेंगे। जी। और अगर किसी तरह से कुछ बच्चे जो दाखिल हो भी जाएंगे तो उनका जो वहाँ का परिवेश है, अगर उन्हें माफिक नहीं आया वो परिवेश, तो निश्चित तौर पे वो ड्रॉप आउट होंगे। और दूसरी तरफ जो मर्जर की बात सरकार कह रही है, वो राइट टू एजुकेशन के बिल्कुल खिलाफ बात है असल में। राइट टू एजुकेशन ये कह रहा था कि बच्चों के पास स्कूल जाएगा। हम्म। अब सरकार ये कह रही है कि स्कूल को हम बच्चों के पास नहीं ले जा सकते, क्योंकि जहां बच्चे कम हैं, किसी ऐसे इलाके के अंदर, किसी ऐसी बस्ती के अंदर या किसी ऐसे गांव के अंदर जहां स्कूल के अंदर बच्चे जो हैं वो 50 या 100 रह जाते हैं, तो वहां स्कूल हम नहीं चला सकते। उस स्कूल को हम बंद करेंगे। बंद करने का मतलब ये है कि उससे ऊपर जो हायर लेवल का स्कूल है उसके अंदर वो मर्ज करेंगे उसको। यानी दूरी बढ़ जाएगी बच्चों की, घर के पास स्कूल नहीं है। अब स्कूल जाने के लिए बच्चे को दूरी ज्यादा अफोर्ड करनी पड़ेगी, जाना पड़ेगा। और इस कारण से आप देखेंगे कि कम से कम लड़कियां तो निश्चित जी। तौर पे ड्रॉप आउट होंगी और गरीब के बच्चे भी ड्रॉप आउट होंगे। और ये इस प्रकार का एक जो मर्जर का कॉन्सेप्ट है, ये भी दरअसल वही कॉन्सेप्ट है कि जन कल्याणकारी राज्य जो है वो नहीं है हमारा। हम शिक्षा के ऊपर इतना इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं, जबकि पॉलिसी के अंदर वो कहा जरूर गया है। 6% की जो बात कही गई है उसको बिल्कुल पूरी तरह से, हालांकि पॉलिसी के अंदर ही उसके लूप होल्स छोड़ दिए गए हैं, और जब क्रियान्वयन हो रहा है तो आप देख ही रहे हैं कि किस प्रकार से वो 6% की तो बात छोड़िए, जो चिराग योजना या मर्जर वगैरह करके इसको खर्चे को बिल्कुल एक तरह से कम करके, और अब तो 2-2.5% की सरकार की नीयत है कि 2-2.5% ही हम खर्च कर पाएंगे, इससे ज्यादा नहीं कर पाएंगे।
और केवल इतनी बात नहीं है, दरअसल ये भी सरकार करना नहीं चाहती है। अभी वर्तमान समय में तो 2-2.5% का एक दबाव बना हुआ है जनता का, लेकिन वो थोड़ा सा आगे अगर बढ़ते हैं तो यूनिवर्सिटीज को कह रहे हैं कि आप लोन ले लीजिए, यूनिवर्सिटीज को कह रहे हैं कि आप अपने सेल्फ फाइनेंसिस कोर्स चलाइए, आपको खुद ही अपना वित्त जुटाना पड़ेगा। और यहाँ तक की बात आ गई है कि कॉलेजों और यूनिवर्सिटीज को ये भी कहा जा रहा है, स्कूलों को भी ये कहा जा रहा है कि आप अपने प्रबंध करने के लिए जो बहुत बड़े बड़े आपके पास संसाधन है, जिसमें लैंड सबसे बड़ा संसाधन है, इसका आप किसी भी प्रकार से उपयोग कर सकते हैं बिजनेस एंगल से। चाहे आप उसको ठेके पे दे दीजिए लैंड को, या फिर आप उसके अंदर कोई दुकानें बनाइए, ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट भी आ रहे हैं। तो कुल मिला के आप देख सकते हैं कि सार्वजनिक ढांचे को ध्वस्त करने की दिशा बन रही है। बिल्कुल, सरकार की तरफ से लेटर भी जारी हो चुका है, जिसको जो जन संगठन है, जो छात्र संगठन है, अध्यापक हैं, उनके दबाव में वापस लिया गया। वो ये था कि जो ग्रांट मिलती थी सरकार से, अब उसको ग्रांट को हटा दिया गया है। वो लोन के तौर पे यूनिवर्सिटीज को, कॉलेजेस को देने की बात की गई थी, लेकिन जब दबाव ज्यादा आया तो उसको वापस लेना पड़ा। लेकिन ये दबाव कभी भी आ सकता है, हट सकता है। सरकार इसको दोबारा से फिर लागू कर सकती है, इस तरह के महर्षि आदेशों को। दयानंद यूनिवर्सिटी में ये लेटर आया था, आपने बिल्कुल ठीक जानकारी दी। और लेकिन उस यूनिवर्सिटी की फैकल्टी ने, नॉन टीचिंग स्टाफ ने, स्टूडेंट्स ने और साथ में सामाजिक संगठनों ने मिलकर जो कड़ा विरोध किया, तो उसके बाद सरकार ने एक बार उसको जरूर विड्रॉ किया है। लेकिन वो एक बार विड्रॉ करने की ही बात है, सरकार उसके ऊपर दोबारा से कार्रवाई जरूर करेगी। और इसके अंदर भी आप देखेंगे कि बहुत सारा भेदभाव भी दिखाई देता है। आप यूनिवर्सिटी की अथॉरिटीज के साथ बात करेंगे हम्म। तो वहां भी एक सामने आती है तस्वीर। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की जो ग्रांट है, वो महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी की ग्रांट से डबल है। तो दो यूनिवर्सिटियां जो कि लगभग लगभग समानांतर चल रही हैं, और उनकी राष्ट्रीय स्तर के ऊपर भी एक पहचान जो है वो लगभग एक जैसी बनी हुई है, उसके बावजूद कुछ कोर्सेज भले ही कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के अंदर ज्यादा जरूर हैं, लेकिन उन कोर्सेज के कारण से ग्रांट ठीक आधी हो जाना, ये भी अपने आप में एक बहुत ही ऐसी बात है जिसको आप देख सकते हैं कि सरकार की असल में बड़ी यूनिवर्सिटीज के ऊपर भी अब ये बात आने लगी है कि हम इसको नहीं चला सकते, इसको किसी और ढंग से ही चलाना चाहिए। तो नेट शेल में आप क्या कहना चाहेंगे इस नीति के बारे में, कि आम लोगों पर इसका क्या असर पड़ रहा है, और जो आने वाली हमारी पीढ़ियां हैं, जो आने वाले हमारे बच्चे हैं, उनकी एजुकेशन किस तरह से इससे प्रभावित होने वाली है, और इसके लिए क्या किया जाना चाहिए, सही कदम क्या होगा? तो नेट देखिए शेल में आपसे जानना देखिए चाहेंगे। मूल बात तो यही है अविनाश जी, जो आपने अब कही। दरअसल तो क्योंकि हमारा सारा का सारा जो विमर्श है वो केवल इसी बात को लेकर है कि अगर आप संविधान के अंदर, अगर आप राइट टू एजुकेशन के अंदर, अगर आप राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के जो प्रियम्बल बनाया है आपने, उसके अंदर आप दो बातें कह रहे हैं। अब लगातार ये कह रहे हैं कि सबको शिक्षा, एक बात, और दूसरी कह रहे हैं कि सबको गुणवत्ता युक्त शिक्षा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, क्वालिटी की शिक्षा। तो अब ये दो बातें आप केवल मात्र इसको क्या कहा जाए, इसको जुमला कहा जाए, क्योंकि साफ तौर पे जो दिशा बन रही है उसके अंदर अभी ये इस पॉलिसी के अंदर क्या कहा गया है, इस पॉलिसी के अंदर कहा गया है कि 2035 तक हम जो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो होता है, वो हायर एजुकेशन की मैं बात बता रहा हूँ, कि जी। उस हायर एजुकेशन में उनका कहना है कि 2035 तक हम 50% बच्चों को, यानी 18 से 25 साल के विद्यार्थी जो इस उम्र के अंदर हायर एजुकेशन में होने ही चाहिए, तो वो कह रहे हैं कि इस उम्र के जितने भी विद्यार्थी होंगे, उन सारे विद्यार्थियों का 50% हम 2035 तक एनरोल कर लेंगे। तो सवाल ये है कि लेकिन एनरोल करने के जो उपाय हैं वो तो है नहीं सरकार के पास। सार्वजनिक शिक्षा खत्म, और प्राइवेटाइजेशन की जब आप बात करेंगे तो अभी जो 26% एनरोलमेंट है ये भी घटेगा, क्योंकि लोगों के पास इस तरह की कोई लोगों के पास लोगों के पास सामर्थ्य ही नहीं बचा है कि वो अपने बच्चों के ऊपर इस प्रकार की इन्वेस्टमेंट कर सकें। दरअसल इस कारण से हायर एजुकेशन तो दलित बच्चों के लिए, आदिवासी बच्चों के लिए, खास करके लड़कियों के लिए, धार्मिक अल्पसंख्यकों के लिए, गरीब व्यक्ति के लिए, किसान के लिए, मजदूर के लिए, उनके लिए कम से कम अपने बच्चे को हायर एजुकेशन की इंस्टीट्यूशंस में भेजना कतई संभव नहीं होगा। ये एक निश्चित इसका कंक्लूजन जो है हमें देख लेना चाहिए, और इसी कारण से असल में देश भर में विरोध हो रहा है। किसी का कोई निजी स्वार्थ नहीं है इसके अंदर, ना किसी की कोई राजनीति है इसके अंदर। सवाल ये है कि जब आप एक एक तरफ से तो
सारे ही बच्चों को पढ़ाने का आश्वासन देते हैं, समतामूलक शिक्षा देने की बात करते हैं, गुणवत्ता युक्त शिक्षा देने की बात करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ आपने जब योजना बनाई, प्रबंध किए और तैयारी की, तो आपने उसका ऐसा एक रास्ता तय कर दिया जिसके अंदर आधी से ज्यादा आबादी निश्चित तौर पे वंचित रहनी ही है। तो आप इस प्रकार की चीज को कैसे आप एक तरह से कहेंगे कि ये एक अच्छी नीति और राष्ट्र के पक्ष में, या ये कहिए कि आम जनता के हित के लिए ये नीति बनाई गई है? हमें इसके अंदर कोई संदेह नहीं है कि ये नीति एक प्रकार से जो आम आदमी को, आम विद्यार्थी को शिक्षा जगत से बाहर करेगी। तो कुल मिला के मैं इसके बारे में ये भी कह सकता हूँ, ये आपको अतिशयोक्ति लग सकती है, बट हमें ये लगता है निश्चित तौर पे कि ये एक्सक्लूजन की नीति है। दरअसल इसके अंदर छटाई हो रही है, एक ऐसे इस प्रक्रिया चलाई जा रही है, ऐसी प्रक्रिया चलाई जा रही है जिसके अंदर अपने आप ही गरीब का बच्चा, मेहनत कश का बच्चा, वो उन पीछे रह ही जाएगा और थोड़े से बच्चे जो हैं वो आगे बढ़ेंगे। और इसके अंदर ये एक बड़ा बड़ा एक प्रकार का मतलब फ्लॉ है, जिसको हम कहेंगे बड़ी कमजोरी है। आपकी बातों से अगर निष्कर्ष निकाला जाए और मैं कुछ बातें कहूं तो उनमें सबसे बड़ी बात यह है कि जो वर्तमान सरकार है इसके ऊपर जो आरोप लगता रहा है कि वो अमीर वर्ग को फायदा पहुंचाने वाली सरकार है, और जो समाज के जो गरीब तबके हैं उनके लिए वो सरकार काम नहीं कर रही है, उनके लिए नीतियां नहीं बना रही है। और उनके नीतियां भी बना रही है तो उनके क्रियान्वयन में इतनी ज्यादा ढील उसमें दिखाई देती है कि जो गरीब लोग हैं वो और गरीब होते जा रहे हैं और जो अमीर हैं वो और अमीर होते जा रहे हैं। तो यही चीज शिक्षा व्यवस्था में भी देखने को मिल रही है। इस नीति के बारे में जो आपने शब्द कहे हैं, जो बातें कही हैं, उनसे यही एक निष्कर्ष निकल सकता है कि जो साधन संपन्न लोग हैं, शिक्षा सिर्फ उन तक पहुंच पाएगी, और जो किसी भी तरह से कमजोर लोग हैं उन तक शिक्षा अब और जो फ्लो उसका होगा वो और धीरे हो जाएगा, और वो लगातार शिक्षा व्यवस्था से बाहर होते चले जाएंगे। वो सिर्फ मजदूर रहेंगे, वो सिर्फ कामगार रहेंगे, और वो सिर्फ अपनी रोजी रोटी तक ही महदूद रहेंगे। उनका जो सर्वांगीण विकास है, समाज जो आजादी का जो सुख पहुंचना चाहिए, आजादी का जो फायदा उन तक पहुंचना चाहिए, उनके व्यक्तित्व में जिस तरह का विकास होना चाहिए, उनको जिस तरह का माहौल मिलना चाहिए अपने विकास के लिए, वो माहौल नहीं मिल पाएगा। और ये अब बिल्कुल छोटी उम्र के जो बच्चे हैं उनसे शुरू हो जाएगा। यानी अगर आखिरी शब्दों में मैं कहूँ इस बात को, तो ये कारपोरेट जगत जो है, कॉरपोरेट इस शिक्षा के क्षेत्र से कमाएगा, साधन संपन्न इसका कुछ लाभ उठाएगा और आम जनता इससे बाहर हो जाएगी। तो जी। ये जन विरोधी और कॉरपोरेट परस्त एक नीति है, जिसके अंदर साधन संपन्न जो है वो कॉरपोरेट के साथ मिलके अपने बच्चों को पढ़ाने की जुगत बिठा सकता है, लेकिन आम समाज का बच्चा इससे निश्चित तौर पर बाहर